हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का राम प्रसाद इजी सी नेट में फिर स्वागत है। चलिए तो आज हम फिर 10 प्रश्नों की ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए तो बिना टाइम लेते हुए 10 प्रश्न देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। तो आजकल राजनीतिक पॉलिटिकल डिक्लाइन या फिर राजनीतिक सिद्धांत की बात करी जाती है तो कुछ कारक बताए जाते हैं। बट जब रॉल्स के द्वारा कुछ बुकों का प्रतिपादन किया गया और कुछ सिद्धांत आए तब लगा कि नहीं, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण कौन से थे। तो इतिहासवाद राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण था। प्रत्यक्षवाद राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण था। नैतिक सापेक्षवाद भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण था। और अति तथ्यात्मकतावाद तो चारों राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण रहे। और ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो सिद्धांत डेविड ईस्टन ने दिए थे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है अपने को? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद और अति तथ्यात्मकतावाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि राजनीतिक सिद्धांत के जो उपरोक्त कारण है वो डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, 7 या 8। उत्तर व्यवहारवाद के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो 7 व्यवहारवाद के थे या उत्तर व्यवहारवाद के थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। मतलब जो राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य से होता है और उसके जो साधनों का संबंध होता है वो सरकार से होता है। यह किसने कहा था? तो डिमोक का है। देखिए वो क्या कह रहा है, समझिए। ये कह रहा है कि जो राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है उसका संबंध राज्य से होता है। सही है, क्योंकि आप देखोगे कि राजनीतिक सिद्धांत में या राजनीतिक विज्ञान में लगभग राज्य राज्य के कार्य आदि चीजों की चर्चा की जाती है। ठीक है, किसने कहा था? तो डिमोक ने कहा था। जो अगर व्याख्या देखते हैं हम तो राजनीति अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे मार्शल एडवर्ड डिमोक। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो मार्शल एडवर्ड डिमोक। मूलतः प्रशासनिक चिंतक हैं। राजनीतिक विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य से होता है और इसके जो साधन है वो सरकार है। मतलब देखिए यहाँ पर सस्ता है लेकिन चला तो सरकार रही है ना इसे, सभी चीजों को। इसकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, सॉरी इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। तो जो किसका है? कैटलिन। ठीक है, कैटलिन कैटलिन ने कहा था कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो शक्ति के विज्ञान के रूप में है। चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956, द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनकी चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो है कि किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो देखिए हमने सबसे पहला जो प्रश्न देखा था वही था कि राजनीतिक पतन की बात किसने करी है? तो डेविड ईस्टन ने करी है।
शब्द के साथ है तो हंटिंगटन का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डेविड ईस्टन थे उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों के हास की संकल्पना का विकास किया था। ठीक है, यानी इनकी जो थ्योरी थी वो फाउंड किसने करी थी? इन्होंने। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की बात करी थी। डेविड एप्टन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण का विचार दिया है। ठीक है, देखिए एमपी में प्रश्न पूछा हुआ है, आधुनिकीकरण का विचार किसने दिया है? तो डेविड एप्टन ने दिया है। और पावेल ने, जो आमंड और पावेल है ना, आमंड और पावेल, उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति का विकास किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? देखिए इसमें एक मेन शब्द है, वो है शास्त्री। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है। तो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थकों में नाम दांते जर्मिनो का लिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन थे। तो दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि जो रॉबर्ट हेल है, पीटर लास्लेट है, डेविड ईस्टन है और कोवा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। तो आपको देखिए जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक पतन की बात करी है। तो उनमें एक तो रॉबर्ट हेल है। कौन से? रॉबर्ट हेल। दूसरा पीटर लास्लेट है, पीटर लास्लेट। तीसरे डेविड ईस्टन है जो बहुत इंपोर्टेंट है, और चौथी कोवा। ठीक है, और जो दांते जर्मिनो है वो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब तक निर्धारित किया है, यानी कब निर्धारित किया था, सॉरी कब निर्धारित किया था? तो ये किया था 1948 में। ठीक है, कब? 1948। देखिए आप भी लिख दिए कमेंट करके, तो इससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा दिसंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। इसमें राजनीति के सिद्धांत पहला, दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा समूह एवं लोकमत, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो पहला कौन सा था? राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक संस्थाएं यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, समूह, ग्रुप और लोकमत, और अंतर्राष्ट्रीय आईआर। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो बहुत फेमस है कि राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा, अरस्तु को कहा जाता है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, इंडिया में अर्थशास्त्र बुक के लेखक हैं, और ये व्यवहारिक चीजों पर बल देते हैं। आई मीन व्यवहारिक का मतलब है इस राज्य की मजबूती की बात करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं, मार्क्सवाद के प्रतिपादक हैं जी, और सुकरात ये यूनानी विचारक है। ठीक है, तो अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने
राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से, देखिए पहले से पहले क्या होता था कि राजनीति शास्त्र और जो नीति शास्त्र है वो एक साथ देखे जाते थे, बट राजनीति और नीति शास्त्र को पृथक करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप का प्रदान किया था। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व जो राजनीति का अध्ययन था वो नीति शास्त्र के अंतर्गत ही होता था, जिसे हम एथिक्स कहते हैं। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया था। ठीक है, क्या कहा था? सर्वोच्च विज्ञान कहा था, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, की उपाधि दिया था। किसने? तो अरस्तु ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। जब हमने देखा था अभी, राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी थी? तो यह दी थी गिलक्रास्ट ने। ठीक है, तो जो सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा गिलक्रास्ट की है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कि राजनीति शास्त्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो, इसमें बहुत पूछा जाता है कि प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब राजनीति शास्त्र प्रारंभ भी और अंत भी किसके साथ होता है? राज्य के साथ ही होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्डनर का है। ठीक है, चलिए हम व्याख्या देखते हैं। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो सैद्धांतिक है और दूसरे व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, जैसे सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। और जो व्यवहारिक सिद्धांत है या व्यवहारिक राजनीति है, उसके अंतर्गत सरकार का वर्तमान स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली, मतलब जो व्यवहार में वो कैसे काम करती है, ठीक है, आदि समाहित होता है। इसी के तहत गार्डनर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ है, यानी शुरुआत, और उसका जो अंत है वो राज्य के साथ होता है। ठीक है, अब जो उसका आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, हमने पढ़ा था, दूसरी क्लास में पढ़ा था शायद, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा या कौन लक्षण नहीं है? तो देखिए, अमूर्तता, वो यानी मूल्यों पर ज्यादा बल था उधर में। दार्शनिकता की बात कर रहा था जब आप प्लेटो, सुकरात और अरस्तु को देखोगे तो दार्शनिकता पे ज्यादा बल दी है, अरस्तु थोड़ा व्यवहारिक था, काल्पनिकता पे ज्यादा बल देते वो लोग। मतलब एक, जैसे अरस्तु ने, सॉरी प्लेटो ने एक गुफा का सिद्धांत दिया था, एक आदर्श राजा की बात करी थी, जबकि आपको पता होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, बट उन्होंने पहले एक माइंड में इमेज लाई थी, उसके बाद सोचा कि अगर ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं होती हैं, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो ये पॉइंट हमें परंपरागत में नहीं मिलता है, आधुनिक में मिलता है। ठीक है, जो परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, ये सभी राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख लक्षण थे। चलिए, तो आज का हमारा ये प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं दोबारा से रिवीजन जो हम रोज करते आ रहे हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के मुझे लगता है कुछ नहीं। तो देखिए, सबसे पहला हमने जो प्रश्न था कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से
कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो हमने इतिहासवाद को बताया था, प्रत्यक्षवाद को बताया था, नैतिक सापेक्षवाद को बताया था और अत्य तथ्यात्मकवाद को बताया था। शांति से आप देखिए तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा था कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, स्टेटमेंट डेमोक का था, ठीक है। देखिए दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े, तब तो मजा आया फिर क्लास का। तीसरा जो प्रश्न था कि निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो ये कहा था कैटलिन ने, ठीक है, आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो था कि राजनीतिक विचारक का संबंध, किस राजनीतिक विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो ये हंटिंगटन का था। हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको व्याख्या भी देख लेते हैं कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की बात करी थी, ह्रास की संकल्पना का विकास किया था। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की बात करी थी और जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात है वो डेविड एप्टन ने करी थी। उस रचनात्मक, प्रकारात्मक एवं राजनीतिक संस्कृति की बात आमंड एवं पावेल ने करी थी, ठीक है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वह यह था कि निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो मैंने आपको बताया था कि दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक थे हैं। तो कौन थे? दांतो। मैंने एक प्रश्न और बताया था कि ज्यादातर पूछता है कि राजनीतिक पतन की संकल्पना में कौन कौन से विचारक शामिल है। तो एक तो रॉबर्ट डहेल है, दूसरा पीटर लास्लेट है, पीटर, और इसके बाद डेविड ईस्टन और कोवा, ठीक है। तो चार मुख्यतः आपको ध्यान रखने। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो किया था 1948 में, ठीक है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। कब? 1948 में, ठीक है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो यह था कि राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अरस्तु माने जाते हैं। चाणक्य ऐसे विचारक है जो भारत के प्राचीन काल में हमें देखते हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी जो व्यवहारिक या फिर राज्य की शक्तिशाली होने की बात करती है। इसमें आपने देखा होगा तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ उनके बारे में, इनकी, क्योंकि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इन्होंने एक तो मंडल सिद्धांत दिया था जो हम आगे पढ़ेंगे थिंकरों में। इनके बाद, इसके बाद सॉरी इन इसके बाद इन्होंने क्या दिया था बताइए? तो सप्तांग की बात करी थी, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, मतलब दिया तो मनु ने था शुरू में, पर लेकिन इन्होंने उस अच्छी तरीके से बताया था। तो मंडल सिद्धांत मुख्यतः विदेशों से संबंध स्थापित करने की बात करता है। उसमें जब कोई राज्य वैदेशिक संबंध बनाता है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखता है? तो उन्होंने अस्तु, मित्र और शत्रु की एक संकल्पना का पूरा एक 12 राज्यों का एक मंडल बनाया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स, कमेंट करके बताइए थे कौन से देश के थे, और इन्होंने मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया था। सुकरात यूनानी विचारक थे, ठीक है। उसके बाद हमने, हाँ एक क्वेश्चन और है, प्रश्न वो पूछता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मैं लिख लीजिए, ठीक है। और मैंने लिखा भी अपने नोट्स में, मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे से आप ले सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मिल जाएगी आपको। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी थी? तो गिलक्रास्ट ने दी थी, ठीक है। और जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो ये था कि राजनीतिक शास्त्र का जो आरंभ या प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो गार्डनर का था, ठीक है। और लास्ट में जो हमने प्रश्न देखा था वो था कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो हमने देखा था कि तथ्यों के अध्ययन पर ये बल नहीं देता है, इसके बजाय काल्पनिकता, अमूर्त और दार्शनिकता पर बल देता है। और जो परंपरा में हमने वो शामिल किए थे, मैं एक बार और लिख देता हूँ, सुकरात,
प्लेटो और हम अरस्तु को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए ये हो गया रिवीजन के साथ। अगर आपको लगता है कि इस क्लास को और बेहतर बनाया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें और कुछ ऐड करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छा देने का प्रयास दूं आपके लिए। तो देखिए, हमें एक दिन में 100 नहीं करने हैं, 10 करने हैं, 10 में ही 100 करने हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम इसे यहीं करते हैं। थैंक यू।